हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग साइंटिस्ट बी का पोजीशन कैसे क्रैक करें। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्टार के बारे में बताया है कि किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है और कैसे हम लोग को एग्ज़ाम को क्रैक करना है। एग्ज़ाम क्रैक करना हमारा मेन यहाँ पर मोटिव होना चाहिए, मेरिट लिस्ट में आना हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। तो साइंटिस्ट बी का पैटर्न तो सबको क्लियर है कि पहले हम लोग को रिटन क्वालिफाई करना है, फिर हम लोग निकल पाएंगे इंटरव्यू के लिए। स्टार में क्या था, सिर्फ एक फेज था। अभी स्टार और साइंटिस्ट बी के बीच का डिफरेंस मैं नहीं बताऊंगी। अगर आप लोग स्टार का तैयारी कर रहे हो तो एक बार वो वाला भी वीडियो देखो। अभी स्पेसिफिक साइंटिस्ट बी पर बात करती हूँ। इसमें क्या है, हमारा सबसे पहले है रिटन, फिर क्या है इंटरव्यू। ठीक है, तो अभी हम लोग ध्यान से समझते हैं रिटन का वैल्यू। रिटन में हम लोगों का दो पार्ट होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो हमारा होता है 35% कैरी करता है और बी 65% कैरी करता है, सेम एज स्टार। 35% होता है लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक्स, मतलब आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड का कॉम्बिनेशन है ये, जो जिस पर आप 35% मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो अभी समझना ये है कि मतलब कैसे इस चीज़ को अप्रोच किया जाए। देखिए, ये तो कॉमन टू ऑल है, ईसी, सीएस, जो भी लोग फॉर्म भरे हैं इस पोर्शन पे हिट जरूर कीजिएगा। 35% अपने आप में। और हाँ, एक चीज़ और, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, ये आपको करके इसमें कम से कम 50% आपका इसमें होना चाहिए। अगर आप 50% इसमें लेकर के आते हो तो ही आप ओवरऑल सारे एग्जाम में पास हो, नहीं तो नहीं हो। इसका क्राइटेरिया है कि इसमें 50% प्लस इसमें 50% होना चाहिए आपका क्लियरेंस के लिए। ठीक है, अभी क्या है कि ये आपने चलिए क्लियर कर लिया, कम से कम आपने लाया 60%। ठीक है, लेट फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका निगेटिव मार्किंग है 0.25 और अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो मिलता है 1, मतलब 1/4 आपका जो है ये कट रहा है निगेटिव मार्किंग में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग है स्टार में भी और साइंटिस्ट बी में भी। चलिए, हमने क्लियर कर लिया, हमें आया कट ऑफ 50 to 60% मान लीजिए गया, और हमने दोनों सेक्शन में, रिटन के दोनों सेक्शन में 50% मार्क्स हम लोग लेकर के आए हैं और एलिजिबल है, दोनों सेक्शन क्लियर है। और हमारा कट ऑफ मान लीजिए इसमें 70% है, इसमें भी 70%, आप 70% लेकर के आए हो, कोई स्टूडेंट 90% लेकर के आया, तो मेरिट लिस्ट ऊपर से बनता है। मेरिट लिस्ट फिर ऊपर से छांट करके और आपको इंटरव्यू राउंड में भेजा जाएगा। तो आपको मेरिट में आना है। कट ऑफ क्लियर करने के लिए भी दो क्राइटेरिया है कि आपको दोनों में 50% लाना है। चलिए, कर भी लिए तो मेरिट में भी ऊपर जाना है। तो हम लोग को कौन कौन सा पोर्शन है जिस पे एकदम ध्यान देना है, जिसमें बहुत ज़्यादा हम अपना मार्क्स उठा सकते हैं, तो ये वाला टॉपिक को छोड़िएगा नहीं। कुछ क्वेश्चंस तो आप जरूरी प्रैक्टिस कर लीजिए, और जिन्होंने आज तैयारी करने का सोचा है, आज से ठाना है कि करेंगे, उनके लिए भी काफ़ी वक्त है, क्योंकि अभी ना एडमिट कार्ड आया है और ना कोई नोटिफिकेशन है। तो कम से कम आपके हाथ में नहीं कुछ तो मिनिमम तो 1-1.5 महीना है ना। तो आपको क्या लगता है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो 1-1.5 महीना अगर आप लग जाते हैं तो भी कम नहीं है। और मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा अभी उस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं है। मैक्स टू मैक्स तो सब लोग गेस कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक जा सकता है। तो अभी आप कम से कम, और जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनसे मैं यही बोलूँगी कि अगर कुछ टॉपिक बचा है तो आप जुलाई लास्ट तक कवर कीजिए, और 2-3 महीना जितना भी डिले हो उसको आप अपने प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए रखिए। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़िए मत आगे के लिए, कि आगे का टाइम तो होगा, उस समय हम पढ़ लेंगे। जब हम सेक्शन ए में 50% क्लियर कर लेते हैं, मार्क्स आप जितने भी लाएं, कट ऑफ इसका 50% क्लियर कर लिए, तो फिर बढ़ते हैं हम सेक्शन, तब आप एलिजिबल हुए कि चलिए एक जगह से आपने एलिजिबिलिटी ले लिया अपना। फिर सेकंड सेक्शन बी पे बात करते हैं, जो है हमारा टेक्निकल सेक्शन सीएस का। इसमें हमारा जो है 65% कैरी करता है। ये 65% में आपका इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कवर भी कर चुके हैं। सॉरी। तो
जो स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो थोड़ा कंफ्यूज हैं कि किसको ज़्यादा वेटेज दें, तो उनके लिए हम लोग बात करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स जो है ये कॉमन है स्टार साइंटिस्ट बी में, लेकिन ये टॉपिक जो है आपका साइंटिस्ट बी में एडेड है। डिजिटल लॉजिक, इसमें डिजिटल लॉजिक के नेम से, उसमें थोड़े डिफरेंट नेम से, बट सिलेबस आपका सेम है। कोआ दोनों सिलेबस में है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एनालॉग डिजिटल, इसके बारे में बात करते हैं। ये बिल्कुल ही न्यू है, साइंटिस्ट बी का पार्ट है ये, इसका कोई लेना देना स्टार वालों से नहीं है। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम दोनों स्टार एग्जाम में भी है, बट आप देखेंगे कि स्टार में ऑब्जेक्ट ऊप्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है जो एक चैप्टर के रूप में है। तो आपको ये बता दे, ऊप्स का कॉन्सेप्ट आपको इसमें भी पढ़ना है जो इसी सिलेबस में ऐड कर दिया, उतने डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ऊप्स का जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, बेसिक नॉलेज ऊप्स का इसमें पूछे हुए। तो ये 3 सब्जेक्ट का ये भी कॉम्बिनेशन है। ये बहुत डेप्थ में नहीं है, बट आपको बेसिक ऊप्स पता होना चाहिए। कंपाइलर डिजाइन स्टार में भी पढ़ना है और इसमें भी पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार में है। क्यों है? क्योंकि इस दोनों को सिलेबस को मिला करके एक सब्जेक्ट बनाए हुए हैं स्टार में। यहाँ पर क्या किया है, अलग अलग कर दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने बीटेक में भी पढ़ा होगा, और इसी वाले जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ये बहुत इजी है, इसका भी क्लास स्टार्ट किया जाएगा, आप परेशान मत होइए। और मतलब ये इजी टू लर्न है, आप कहीं से भी आप लर्न कर सकते हो इसको। कंपाइलर डिजाइन भी इजी टू लर्न है। डेटाबेस हमको स्टार में भी पढ़ना था। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये भी स्टार में पढ़ना था। कंप्यूटर नेटवर्क में एनएस पार्ट जो है वो स्टार एग्जाम में भी था, तो सेम है। वेबटेक भी स्टार में है। साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये न्यू है, ये है साइंटिस्ट बी का पोर्शन। क्लाउड कंप्यूटिंग भी शायद सिर्फ साइंटिस्ट बी में, आप एक बार रिकन्फर्म कर लीजिएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट तो है बिल्कुल वैसा जो आपको इसमें एड ऑन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और ये एक टॉपिक जो आपको अलग से पढ़ना होगा। बाद बाकी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोनों एग्जाम के लिए कर रहे हो, मतलब आपने साइंटिस्ट बी का प्रिपरेशन कर लिया तो स्टार का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें और उसमें सिलेबस में कुछ डिफरेंस नहीं है, साइंटिस्ट बी में ही कुछ अलग से आपको तैयार करना है, बाद बाकी स्टार के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। स्टार में सेक्शन ए बिल्कुल सेम है, बी भी बिल्कुल सेम है, बस नाम अलग है कंफ्यूजन के लिए। 2 सब्जेक्ट को मिला दिया। हाँ, ऊप्स थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा स्टार में, जैसे कि जावा वगैरह के बारे में उसमें इन डेप्थ पढ़ना है, तो वो थोड़ा अलग से है, जो आप स्टार के नाम पे अलग से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.25 जाता है ईच क्वेश्चन पे, और पॉजिटिव अगर आप करते हो तो 1 मार्क्स जाता है आपके सही होने पे। ठीक है, तो क्या है जो आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा। देखिए, ये टॉपिक ऑलरेडी ईसी हो, सीएस हो, ये पढ़े होंगे, कॉमन सब्जेक्ट है, तो इसको तो कवर आप लोग कर ही लोगे क्योंकि पहले भी पढ़े हुए हो, तो इसको साइड करते हैं। ये है डीएलडी का लेक्चर ऑलरेडी हम ले रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए डिजिटल लॉजिक डिजाइन के, और 1 बाय 1 जो चैप्टर पढ़ाया गया है वहां से रीड कीजिए। कुछ और वीडियोस उसमें अपलोड होने हैं, सारे कोर्स कंप्लीट करवाए जाएंगे। डिजिटल लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग है, अगर आपको आता है सॉल्व करने तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको मत ही छोड़िएगा, दिमाग लगाइएगा, एक 2 बार समझने की कोशिश कीजिएगा। आप मतलब एकदम आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप छोड़ नहीं सकते हो। मीडियम टू आपको इजी टू मॉडरेट आता है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं आता। एक आध क्वेश्चन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, इससे भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, मॉडरेट लेवल पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके डिफिकल्ट होते हैं थोड़े, मतलब आपको, तो इसमें ये भी आपको रीड करना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको कम से कम 4-5 नंबर 6 नंबर का तो पूछता ही है क्वेश्चन इससे। इसकी बात बाद में करते हैं। बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का, इसमें ओप्स का कॉन्सेप्ट भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, आप ईसी वाले हो, सीएस वाले हो, जो ब्रांच के भी हो, इस टॉपिक को छोड़ना मत, क्योंकि स्टार में भी ये अपने आप में ही 12-13 नंबर रखता है, और साइंटिस्ट बी में भी बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर से, बहुत ज्यादा मिलेगा। मतलब आपको
12-13 तो हम बोल रहे हैं मिनिमम, आपको इससे ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि मेन आपका ना कोई भी आप इंटरव्यू राउंड में भी जाते हो ना, प्राइवेट कंपनी में भी जाते हो, तो आपसे यही मतलब आपका डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम पे फोकस किया जाता है। अगर आप प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर पर एकदम आप अपने आप को एल्गोरिथम पे एकदम आप मजबूत कर लेते हो ना, तो प्राइवेट अच्छी अच्छी कंपनी भी का भी इंटरव्यू आप क्रैक कर लिए जाओगे। मतलब आपको प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ये तो हाथ में रख के ही चलना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, कोई भी। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और अगर आप ये क्लियर कर लेते हो अपना, अच्छा आपका हो जाएगा ये सब्जेक्ट, एकदम आप सिक्योर करोगे बढ़िया मार्क्स। चाहे आप कहीं भी जाओ, आप टेक्निकल इंटरव्यू में भी जाओ, आप जाओगे ये एनआईसी के इंटरव्यू राउंड में, तो आपको इससे भी काफी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आप स्किप कर ही नहीं सकते। आप सोचोगे कि आप इसको छोड़ करके चले जाओगे तो इंटरव्यू राउंड में फंस जाओगे, समझ रहे हो। अभी क्या है, कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन भी बहुत लंबा कोर्स नहीं है, बहुत इजी है, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। और ये भी बहुत ज्यादा, इससे भी मतलब 6, 7, 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। देखिए कोआ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उसके न्यूमेरिकल में फंस जाएं या फिर कोआ ना करना चाहें, तो हम तो कहेंगे कि आप सारा सिलेबस ही कवर कीजिए। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इससे 9-10 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है। आप डीवीएमएस आपको इंटरव्यू राउंड में भी डेफिनेटली पूछेगा। डेटाबेस का जानकारी, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर प्लस डेटाबेस का जानकारी किसी भी डेवलपर को होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है, और डेटा को फिर उसके बाद सेव कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आप इंटरव्यू और वर्क लेवल के हिसाब से सोचिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, डेटाबेस, और यहाँ पर आप वेबटेक क्यों जरूरत है। वेबटेक भी जरूरी है, क्योंकि आप एज अ डेवलपर, डिजाइनर, आपको हर तरीके से सोचना आना चाहिए कि आप प्रोग्राम को किस दिशा में लेके जा रहे हो। चाहे वो इंटरव्यू पर्पस से आप सोच लो, चाहे आप वर्क कल्चर के पर्पस से सोच लो, चाहे आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के पर्पस से सोच लो, लेकिन प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गो प्लस डेटाबेस प्लस वेबटेक, ये तो आप पढ़ ही लीजिएगा इंटरव्यू के लिए भी, या फिर आगे आपको जहां भी जिस लाइन में भी जाना है उस चीज के लिए, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आप इससे इंप्रूव कर सकते हो अपना, सिर्फ थ्योरेटिकल की बात नहीं हो रही है। अब है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है, एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है और आप ये बहुत जल्दी सीख जाओगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ब्लैक बॉक्स मतलब टेस्टिंग के बारे में आपको मेनली पढ़ना है, और सॉफ्टवेयर SDLC सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल वगैरह क्या होता है आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो छोड़िएगा मत, इतना टफ है नहीं कि छोड़ने की जरूरत पड़े। कंप्यूटर नेटवर्क में CN प्लस NS का पार्ट है, ये भी अपने आप में काफ़ी मार्क्स रखता है, 9-10 नंबर तो इससे क्वेश्चन आ ही जाएंगे। वेबटेक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, आप वेबटेक जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। HTML5 CSS3 तक पढ़ा दिया है, XML में पढ़ा रही हूँ, और आपका 1-2 दिन में सारा लेक्चर कंप्लीट होना है वेबटेक का, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा छोटा सिलेबस है, जो आप पढ़ने बैठिएगा प्लेलिस्ट से ना, तो 2 से 3 दिन में आप कवर कर लीजिएगा। शिद्दत से बैठ गए तो 1 से 2 दिन बहुत है। चाहे वो वेबटेक की बात कर रही हूँ, चाहे साइबर सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, इसका भी वीडियो लेक्चर में बनाऊंगी। तो आप ये 2 से 3 दिन का सिलेबस है, ज़्यादा का है नहीं। तो इन क्लाउड कंप्यूटिंग ऑलरेडी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का बना हुआ है। और एक चीज NS, CN में NS जो पार्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी, इसका भी वीडियो बना हुआ है, क्रिप्टोग्राफी करके बना हुआ है, आप जाकर के देखिएगा। आपका ये ऑलरेडी डन है, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑलरेडी डन है, वेबटेक ऑलमोस्ट डन होने वाला है। और ये जो एक्सेप्शनल आपका जो साइंटिस्ट बी में है, इस पर भी हम लोगों को काम करना है। ये करके बहुत जल्द मैं आपको दे दूंगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको कंप्लीट करने में। तो ये 4 सब्जेक्ट छोड़िएगा मत, कोई मतलब नहीं है इस सब्जेक्ट को छोड़ने का। जो मेन फोकस है, जो मेन शिद्दत से आपको काम करना है, वो है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर पे काम कीजिए, एल्गोरिथम पे काम कीजिए, डेटाबेस पे काम कीजिए, इंटरव्यू के लिए भी।
अब ये बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। इसी वालों का तो ये अच्छा होगा। सीएस वाले कहाँ से पढ़े? तो सीएस वाले एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है और आगे का सारा सिलेबस इसका कवर करवाया जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी अपलोड किया जाएगा। ये सब सब्जेक्ट छोड़िएगा मत, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो मतलब अगर आपके दिमाग के ऊपर जा रहा है तो भी यार आप थोड़ा तो ट्राई कर ही सकते हो। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन तो आप कर लोगे, बहुत ईजिली कर लोगे। इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस से हट के है। फर्स्ट ईयर में शायद आप पढ़े होगे, तो अगर आप कर पाते हो तो इस चीज़ को कवर जरूर करना। अभी टाइम बहुत है यार, अभी एग्जाम का ना सिलेबस आया, मतलब ना आपका एडमिट कार्ड आया है ना कुछ डिटेल्स आया है, तो आप तो बिल्कुल ही कर सकते हो ना उसको कवर। एकदम करना है, उसको कवर करना है। सारा सिलेबस कवर करके हम लोग को जाना है। प्रैक्टिस इतना ज़्यादा कर लेना है, सिर्फ कवर करने से नहीं होगा। प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करना है किसी भी सब्जेक्ट का कि वो वर्थ हो पढ़ना। नहीं तो आपका 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन किसी एक सब्जेक्ट में लगाने का कोई मतलब नहीं है, फालतू है वो टाइम जो आप लगा रहे हो। क्योंकि अगर आप थ्योरी मान लीजिए पढ़ने में, आप कोई कोर्स कंप्लीट करने में 15 दिन लगाते हो, ठीक है, उसके बाद आप समझ ली मैंने कंप्लीट कर दिया, चलो चलो दूसरे सब्जेक्ट में जाते हैं, नहीं, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। पर डे जैसे कि आप 4 घंटा पढ़ाई में देते हो, 4 आवर्स आप पढ़ाई में दे रहे हो, 3 घंटा आप न्यू सब्जेक्ट पे लगा दोगे, लेकिन 1 घंटा आप उस सब्जेक्ट पर बिल्कुल जाओगे, रिवीजन करोगे, उसका प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे। प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए हैं हम, चलिए फिर आप कुछ एडिशनल क्वेश्चंस उसका खोज करके लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, इस 1 घंटे में ये करोगे। फिर आप मान लीजिए 4 घंटा पढ़ रहे हो, 2 सब्जेक्ट हो गया, तो आप 1.5 घंटे या 2 घंटे में पहले का रिवाइज कीजिए, 2 घंटे में नया पढ़िए, या फिर आप थोड़ा अपना टाइमिंग को बढ़ाइए जैसे जैसे। लेकिन आप किसी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते, रिवीजन करना और उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप फिर 15-20 दिन बाद जब किताब खोलोगे तो आप वहीं के वहीं अटके रहोगे, फिर आपको लगेगा कि कुछ चीज़ चलो यार फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। लेकिन आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत सही रहेगा आपके लिए भी और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। और मेन जो है कि आप प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का बार बार मैं बात कर रही हूँ, एल्गो, डीवीएमएस रटिएगा मत, समझने का कोशिश कीजिएगा कि इसमें हो क्या रहा है, तभी आप इंटरव्यू में ना बाय हार्ट आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये बिल्कुल आप वैसे पढ़िए कि हम भाई जिस बैकग्राउंड से हैं हमको ये चाहिए ही चाहिए, अपने अंदर चाहिए, नहीं तो कोई भी एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो जाएगा, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो कुछ भी हो। इसको छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से, सिलेबस को कोई भी नहीं छोड़ना है। अभी हम लोग देखते हैं कि रिवीजन और पढ़ने का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। मान लीजिए आपने 10 में से 5 पढ़ लिया और 5 पढ़ने के क्रम में है, जैसा कि मैं बताई, हमेशा रिवीजन फेज होना चाहिए आपका विथ न्यू स्टडी प्लस क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो ऐसा टेस्ट सीरीज दीजिए कि फर्स्ट फ्लो में आपका जितना सॉल्व होता है सॉल्व कीजिए, बैक ट्रैक कीजिए और टिक करके रखिए। जो आपको लग रहा है कि आपसे हो सकता है उसको सॉल्व कीजिए, जो आपको लगता है बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है बाबू, तो सोच के क्वेश्चन करना, क्योंकि मेरिट लिस्ट आपका खुद ही नीचे कर देगा आपका नेगेटिव मार्किंग। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है हो सकता है तो डरने की बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग के कारण बहुत लोग जानता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं, ये भी बेवकूफ़ी होगी। और वो आप कन्फ्यूज़न तब होगा आपको जब आपने प्रैक्टिस में कहीं कमी किया होगा। और वही प्रैक्टिस की बात आज मैं कर रही हूँ कि जो सिलेबस आपका कंप्लीट है उसको आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ कन्फ्यूज़ होगे, फिर आपको दिखेगा निगेटिव नंबर, तो फिर आप छोड़ोगे क्वेश्चन और मेरिट लिस्ट होता जाएगा डाउन। तो अपना कॉन्फिडेंस खुद बना करके रखिए। और मेन कोई भी चीज़ का सक्सेस जो है, सक्सेस का की है वो है एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। अब बच्चों को एक्सपीरियंस कैसे होगा भाई? एक्सपीरियंस कैंडिडेट मैं नहीं हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कैसे एक्सपीरियंस होगा? एक्सपीरियंस मीन्स कि आप किस तरीके, कितना आपने प्रैक्टिस करके रखा है उस चीज़ में, आपको उस सब्जेक्ट में कितना एक्सपीरियंस है। आप कल 2 दिन पढ़ लिया और उसके बाद गए तो आप उसमें बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, लेकिन आप वही पिछले 3-4 महीने से घस रहे हो तो आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। कोई 6 महीने से घस रहा है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो एक ही चीज़ रीड कर रहा है वो एक्सपीरियंस नहीं है,
टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो एक्सपीरियंस्ड है। एक्यूरेसी प्लस स्पीड, कोई पर्सन जो 3 महीने से सॉल्व कर रहा था एक क्वेश्चन को 2 मिनट में, अब सॉल्व करते करते वो 3 महीने बाद उसी क्वेश्चन को 1.50 1.5 मिनट में कवर कर रहा है। तो यही तो चाहिए आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए, यही चाहिए कि आप जो है कि आपका एक्यूरेसी प्लस स्पीड मेंटेन होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो एक्सपीरियंस से होगा। एक दिन में कोई जड़ी बूटी क्रैक करने के लिए आपको नहीं मिलेगा बच्चों, आपको पढ़ना है, क्लियर करना है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। आप एक बार जब ये रास्ता पकड़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से उठ के कहाँ आ गए हो। तो बिल्कुल आप ये चीज मत छोड़िए और ये मत सोचिए कि यार कितने ज्यादा एडुकेटेड लोग इसमें आएंगे, कितना कौन कौन कॉलेज से आएगा, वो सब चीज नहीं सोचना है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, भाई उतना ही कहानी उसको भी पढ़ना है, उतना ही कहानी आपको पढ़ना है। बात डिफरेंस बस एक्सपीरियंस का है, प्रैक्टिस का है। जो आप गलती करोगे अगर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस में कहीं कमी करोगे तो बस आज सचेत यही करना है कि अगर लगे हो तो पूरा अच्छे से लगो, मतलब कहीं पर भी डिले मत करो, अच्छे से लगो, नहीं तो मतलब बस नाम के लिए ये सब्जेक्ट, ये एग्जाम है ही नहीं। ये आपका एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस देखता है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम मांगता है एक्यूरेसी प्लस स्पीड, और वो कौन दे सकता है? सिर्फ एक्सपीरियंस दे सकता है और आपका साफ माइंड दे सकता है। अगर आप चीज़ों पर करते करते करते, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, आप क्या करोगे उस केस में? उस सब्जेक्ट को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, हर सब्जेक्ट से ज्यादा उस सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस कर लो। रोज अगर आधा घंटा किसी सब्जेक्ट पे देते हो तो उसको 1 घंटा दो। कैसे नहीं होगा? होगा यार, जैसे दूसरे से होगा वैसे तुमसे भी होगा। हर किसी का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। हो सकता है तुम्हारा ये हो, एप्टीट्यूड हो, किसी का हो सकता है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर हो, किसी का हो सकता है डिजिटल लॉजिक हो, लेकिन कोई भी महारत नहीं है, महारत हासिल करना पड़ता है। तो हर कोई अपने वीक पॉइंट पर मेहनत कर रहा है। हो सकता है आपका 2-4 वीक पॉइंट हो तो ज्यादा समय आपको लगेगा, तो दोनों समय। अभी कहाँ ही एडमिट कार्ड आया है, नहीं आया एडमिट कार्ड। हम लोग को पढ़ना है, कवर करना है, समझ रहे हो ना? तो चीजों में जहां भी आप फंस रहे हो, आप क्वेश्चन करो, कमेंट करो, एक बार प्लेलिस्ट चेक करो। आप एक बार जब प्लेलिस्ट चेक करोगे ना तो आपको 1 बाय 1 समझ में आएगा क्या क्या चीज कवर है। ऐसे मैं एक एक चीज कितना मैं बताऊं कि ये कवर है, ये कवर है। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करोगे तो देखोगे कि ये सारी चीजें कवर है। क्या ये मेरे साइंटिस्ट बी और स्टार के कोर्स में है, या जो लोग गेट का तैयारी कर रहे हैं, DRDO दे रहे हैं, या PSUs अदर PSUs में है, तो आप जाकर के उससे हेल्प ले लो उस प्लेलिस्ट से। बस इतना ही। और मैं तो पर डे आपको वीडियो डाल रही हूँ। वेबटेक का तो मैं सुबह शाम ही वीडियो आ रहा है मेरा। तो आप निश्चिंत रहिए, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कोर्स कंप्लीट करते जा रही हूँ। आप अपने एंड से कंप्लीट करो और प्रैक्टिस करो। हो सकता है मैं आपको क्वेश्चन सेट भी प्रोवाइड करूंगी एज अ टेस्ट सीरीज। जिसको जिसको टेस्ट सीरीज चाहिए हो, सेट ऑफ क्वेश्चंस चाहिए हो, आप एक बार लाइक करो या कमेंट करो कि यू नीड द टेस्ट सीरीज। मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के दूंगी, साइंटिस्ट बी का अलग से, स्टार का अलग से दूंगी। तो जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो चीज़ आप मुझे प्लीज़ कन्वे कीजिएगा कि क्या चाहिए आपको, किस तरीके से मैं आपका हेल्प कर सकती हूँ NIC एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में जो आप प्रिपेयर कर रहे हो। जो भी हेल्प चाहिए होगा मैं बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं बिल्कुल आपका हेल्प करूँगी। इतना मैं एक्सप्लेन ही इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर, मैं जानती हूँ हर बच्चा इसी तरीके से तैयार कर रहा है, लेकिन अगर 1-2 लाइन भी मेरा आपके लिए बेनिफिशियल है तो बस वही चीज़ तो करना है। कितने लोग हैं जो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको कौन मदद करेगा, उनको कौन गाइड करेगा कि भाई तुम इस रास्ते पे जाओ, क्या ये रास्ता गलत है, ये रास्ता मत जाओ, ये रास्ता गलत है, आपको तैयारी इस तरीके से करना चाहिए, इस सब्जेक्ट को वेटेज ज़्यादा दो, इस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। तो ये सब चीज़ें जो बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी इंटरव्यू राउंड का भी प्रिपरेशन साइंटिस्ट बी वालों को करवाया जाएगा। जो साइंटिस्ट बी वाले को प्रिपरेशन करवाया जाएगा, मैं ये बोलूँगी कि और अदर स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो गेट दे रहे हैं या कोई भी बीटेक सेमेस्टर में हैं, वो बिल्कुल आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू राउंड का अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हो तो वो आपको हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, मतलब हर इंटरव्यू में हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका इंटरव्यू राउंड प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो बिल्कुल बने रहना है। और एक चीज़ और है जो मैं बात करना भूल गई थी, रिटर्न में आप 85% और 15% का वेटेज होता है। मेरिट लिस्ट ऊपर से कैच करते हैं, 5 में से शायद 1 बच्चे को ये लेते हैं। और डॉक्यूमेंट में भी बहुत लोग को छांटते हैं। अपना डॉक्यूमेंट बना के रखिए। डॉक्यूमेंट मतलब एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग मत कीजिए,
ठीक है, एक भी नहीं, एक भी सेमेस्टर का मार्कशीट आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए, सब कुछ इन हैंड होना चाहिए। आप कहीं काम करे हो तो रिलीविंग एक्सपीरियंस सारा डॉक्यूमेंट, 10th का पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 12th का अच्छे से, बीटेक का अच्छे से सेमेस्टर का होना चाहिए, और अगर जॉब की हो तो जॉब का सारा पे स्लिप, सर्विस हिस्ट्री, सब कुछ होना चाहिए। कुछ भी मिस मत करना, डॉक्यूमेंट के कारण तो बिल्कुल भी मत निकलना। मेरिट लिस्ट में जा करके यहाँ ये कोई मतलब ही नहीं है, नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करो उसका, ठीक है। अभी क्या है कि हमने इसको क्लियर कर लिया, अब हम जाते हैं इंटरव्यू राउंड में। इंटरव्यू में 15% 4-5 लोग होते हैं पैनल में जो लेते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए, अलग से मैं आपको बताती हूँ। अब वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं उस हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि आपको 0 मार्क्स आ जाए, 5 मार्क्स आ जाए, 7 मार्क्स आ जाए, 8 मार्क्स आ जाए, लेकिन आपने रिटन में अच्छा किया हुआ है तो आप उसको निकाल लिए जाओगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है 85% प्लस 15% का कॉम्बिनेशन में आपको रिजल्ट फिर डिक्लेयर करता है। प्लस सबसे ज़्यादा मैटर करता है डॉक्यूमेंटेशन। भाई अगर आप 5 में से एक बच्चे को लिए हो, जिस बच्चे को लिए उसका डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आपको हटा करके ये दूसरे वाले को चांस दे देगा जो आपसे नीचे है। डॉक्यूमेंट अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। बहुत लोगों का बहुत सारा मार्कशीट या रिलीविंग लेटर ये सब मिसिंग होता है, वो सब कंप्लीट करके रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और टेस्ट सीरीज रिलेटेड कुछ भी बात हो या कुछ भी है तो आप पर्सनली मेल भी कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो कि क्या चाहिए आपको, नहीं चाहिए, और कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछना हो तो कमेंट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।